आज हम लोग पढ़ेंगे कफ। ये इमेज, ये जो येलो येलो जुल्फ दिख रहा है, ये क्या है, इसको आगे हम लोग समझेंगे। कफ रिफ्लेक्स क्या होता है? कफ को समझने के लिए सबसे पहले पूरा डिटेल हमको जानना है। तो पहले तो कफ का डिफिनेशन, ये कफ होता कैसे है, किन किन बीमारी में हो सकता है। जब ये सब जानेंगे तो फिर हम सोच सकते हैं कि उसका इलाज कैसे हो सकता है, कौन कौन सी ड्रग किस परिस्थिति में दिया जा सकता है, और जो क्लासिफिकेशन है कफ के लिए ड्रग्स का, उसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं। ये कफ का मैकेनिज्म, आखिर कफ होता क्यों है। तो कफ का डिफिनेशन क्या है? कफ इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्या प्रोटेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी कोई सिक्रीशन है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो हमारे सांस को रोक सकता है, हम मर सकते हैं। तो इसलिए ये एक रिफ्लेक्स दिया हुआ है कि किसी भी तरह कभी भी अगर कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयर जाने के रास्ते में तो उसको तुरंत ख़त्म करना है, तुरंत बंद करना है, तो उसके लिए कफ हो जाएगा। रिफ्लेक्स है मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटिक है। आप सोचेंगे कि जाम है इसलिए अब खांसी हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही जाम होगा ऑटोमेटिक खांसी हो जाएगा। तो इसका ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म को पहले हम समझ लें कि कैसे होता है। तो पहले ये भी समझ लें कि कफ का रिसेप्टर कहाँ होता है, कैसा रिसेप्टर होता है। तो मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, माउथ से लेके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेरिंग्स, थोड़ा बहुत स्टमक में भी, बाकी टोटल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफ के लिए रिसेप्टर्स हैं। ठीक है। तो उस रिसेप्टर का अगर स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा? कफ होगा। तो उस रिसेप्टर का स्टिमुलेशन कैसे होगा? वो रिसेप्टर कहाँ कहाँ मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह से इरिटेशन होगा। धुआं सूंघ लिए, कोई स्मोक नहीं करता है, स्मोक करता है उसको खांसी हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई धुआं या धूल का एरिया में जा रहे हैं तो खांसी हो जाता है। ठीक है। किसी को इन्फेक्शन हो गया है तब खांसी होते रहता है, या कोई आजमेटिक है उसको भी खांसी होते रहता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में भी खांसी होते रहता है। तो कभी भी खांसी हो रहा है तो होना क्या है कि कफ रिसेप्टर को स्टिमुलेट होना है। ठीक है। तो हम आगे रिसेप्टर भी बता रहे हैं कैसे है और पूरा मैकेनिज्म, पर कफ कैसे होता है ये हम सिंपली समझ लें पहले कि ये मैकेनिज्म आपको लिखा हुआ है कि एफेरेंट मतलब जो सेंसेशन जाएगा, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, थ्रोट में, लंग में, ब्रोंकस में, है ना, कैरिना में, कहीं पर भी अगर एक सेंसेशन आया, कैसा सेंसेशन हो सकता है वो? केमिकल या मैकेनिकल, है ना। जाम हो रहा है, वहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ना। कभी सड़क जाते हैं तो खांसी होता है, क्योंकि वैसा कुछ जा रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जिसको जाना नहीं चाहिए। तो या कोई केमिकल है, वैसा कोई ऐसा अमोनिया सूंघ ले या कुछ भी ऐसा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कफ रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगा, तो वहाँ से एफरेंट, एफरेंट किधर से होता है? एफरेंट मतलब जो वहाँ से मैसेज ले जाएगा, और जो इफरेंट हुआ यानी जो वहाँ से ब्रेन से मैसेज लाएगा। कफ होगा कि नहीं होगा ये फाइनल डिसीजन ब्रेन करेगा। तो ब्रेन को कौन बताएगा कि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो गई है कि कफ करने की ज़रूरत है? तो उसको बताएगा एयरवे से नर्व। ये कौन नर्व होता है? वैगस नर्व। ठीक है। वैगस नर्व के थ्रू सेंसेशन कहाँ गया? ब्रेन में गया। ठीक है, मिड ब्रेन में गया। यहाँ से इफरेंट, इफरेंट मतलब कि ऑर्डर आएगा कि हाँ कफ करना है, नहीं करना है। ठीक है। ये देखिए हायर सेंटर है ब्रेन का, ये कॉर्टेक्स हुआ। तो ये जो इसके पहले ये डायग्राम है ये एकदम सिंप्लीफाइड है, इसको ही थोड़ा और डिटेल करने के बाद ऐसा आएगा। ठीक है।
तो मोटर प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, सेंसरी प्रोसेसिंग, सारा प्रोसेसिंग होगा। एक तरफ से मैसेज ब्रेन में गया, ब्रेन के सारे सेगमेंट से सारा खबर लिया गया, खांसी होना है, कितने ज़ोर से होना है, किस एरिया पर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना है, ये सब जोड़कर एक फाइनल फिर ऑर्डर आएगा। तो खांसी होगी कैसे? यहाँ से आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी इरिटेशन, इन्फेक्शन के चलते, इन्फ्लामेशन के चलते था, वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया, रिसेप्टर से वैगस नर्व के थ्रू मैसेज ब्रेन में चल गया, ब्रेन डिसाइड कर लिया कि यहाँ खांसी होने की ज़रूरत, कफ होने की ज़रूरत है। तो वहाँ से फिर स्पाइनल मोटर नर्व्स है, वैगस है, फ्रेनिक नर्व, ये सब मैसेज देगा। ये मैसेज देगा तो ये मैसेज कहाँ जाएगा? अब इसको हम समझ गए। ये लंग है, ये ट्रैकिया है, ये ओरल कैविटी है। तो यहाँ पर मान लिए ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, स्पुटम मान लेते हैं, स्पुटम बन गया है, या मान लें कि कैंसर है पेशेंट को, उसका मास बन गया है, कोई भी एक ऑब्स्ट्रक्शन है, या कोई फॉरेन बॉडी एयरवे में चला गया है किसी भी तरह से। तो यहाँ पर क्या है? कफ रिसेप्टर्स हैं, कफ रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो कफ होगा। तो पहला फेज इंस्पिरेटरी फेज, सेकंड कंप्रेशन, थर्ड एक्सपिरेटरी। इंस्पिरेटरी फेज मतलब इंस्पिरेशन माने सांस लेना। तो ये देखिए लंग का साइज छोटा है, ये देखिए बड़ा हो गया, इतना से इतना। तो ये हम सांस लिए। जब हम ब्रेन डिसाइड कर लिया कि कफ करके इसको बाहर निकलना है, तो पहला फेज हुआ इंस्पिरेशन, सांस लेके ये एक्सपेंड कर गया। इसके बाद ये ग्लॉटिस है ना, ग्लॉटिस क्लोज हो गया, और इधर फ्रेनिक नर्व से डायफ्राम, स्पाइनल नर्व से इंटरकोस्टल में सब तरफ से कंप्रेस किया जाने लगा। तो इस लंग में जो एयर है वो अंडर प्रेशर आ गया, ऊपर से ग्लॉटिस भी बंद है, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता जाएगा, दैट इज कंप्रेशन फेज। इसके बाद एक बैग ये ग्लॉटिस खुल जाएगा तो बहुत तेज़ी से हवा निकलेगी, और ये हवा जो निकलेगी तो जो भी बीच रास्ते में इसके आएगा उस सबको बाहर, है ना। खांसने पे हम लोग देखते हैं स्पुटम बाहर आ जाता है ना, खांसने पे स्पुटम आता है। बहुत लोग होते हैं कि कफ आ गया, कफ नहीं आ सकता है, कफ तो प्रोसेस है ये जो हो रहा है। इसमें जो निकला उसको स्पुटम बोलते हैं, बलगम बोलते हैं, खखार बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो गया। रिसेप्टर्स हैं, उतना डिटेल में इसका जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। कैप्सिनिन रिसेप्टर, नोसिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, ये सब इतने तरह के रिसेप्टर हैं। ये आपको नर्व्स हैं जो एपिथेलियम में आके इनर्वेट कर रहे हैं, और अलग अलग रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, ये जाकर ब्रेन में सिग्नल दे देगा, ठीक है। वैगस नर्व चूँकि यहाँ इम्पोर्टेंट था तो उसका कोर्स है, देखिए कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहा है वैगस नर्व, है ना। सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच, रिकरेंट लेरिंजियल ब्रांच, ब्रोंकियस, कार्डियक प्लेक्सस, ब्रोंकियल प्लेक्सस, साइनस, कार्डियक प्लस, यानी कि हार्ट, लंग, पूरा चेस्ट, थ्रोट, सब इसी से इनर्वेट हो रहा है। न्यूक्लियस उसका जो है ना। तो जो इधर से मैसेज जाता है वो प्राय कहाँ जाता है? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में वैगस का न्यूक्लियस है। उसी का एक सिंप्लीफाइड ये डायग्राम है कि कैसे नर्व आके नीचे जाके नर्व एंडिंग्स रिसेप्टर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये एपिथेलियम है, यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस आएगा, नोसिसेप्टर, मैकेनोसेप्टर, केमिकल कोई ऐसा या किसी भी तरह का स्टिमुलस आएगा तो उससे ये सब पिक करेगा। तो ये तो कफ का बताया जा रहा है, कफ का रिसेप्टर हर चीज़ का रिसेप्टर है ना। पूरा बॉडी तो रिसेप्टर के हिसाब से ही चलता है। अच्छा, कफ हो रहा है, कफ हुआ तो कफ होने के बाद स्पुटम आया या नहीं आया, या कम आया, तीन ही बात हो सकती है। तो अगर स्पुटम आ रहा है तो उसको बोलेंगे वेट या प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन हो रहा है स्पुटम का तो प्रोडक्टिव कफ। और अगर स्पुटम नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे? ड्राई कफ। तो कफ का जब हम इलाज करते हैं तो हमको ये सोचना पड़ता है कि दवा दें कि नहीं दें। कफ इटसेल्फ कोई डिजीज़ नहीं है, किसी डिजीज़ के कारण यूजुअली वो होगा। तो कफ का सिर्फ इलाज करने से बीमारी का इलाज हो जाएगा ऐसा नहीं है।
बहुत से बीमारी हैं जिसमें कफ हो सकता है। तो स्पेसिफिक उस बीमारी का, टीबी है उसके चलते कफ हो सकता है, आजमा है उसके चलते कफ हो सकता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, रिफ्लक्स होता है फूड कंटेंट का। और हम क्या बताएं, स्टोमक के भी कुछ पार्ट में, एसोफेगस में, और ऊपर आने के बाद कैरिना में अगर फूड टच कर रहा है तो हर जगह कफ रिसेप्टर है। तो जीईआरडी के पेशेंट रात को सोने के बाद कफ का कंप्लेन करेंगे तो उसका इलाज एंटासिड से नहीं हो सकेगा। उसका कारण क्या है, रिफ्लक्स है। एंटासिड से होगा उसका इलाज, उसको कफ सप्रेस करने से कोई इलाज नहीं होगा उसका। ठीक है, कफ का ये सब ड्रग है जो देखेंगे आगे हम लोग डिटेल में। ये कफ अगर हो रहा है तो हम कैसे इलाज करेंगे, तो कफ के कारण पे हम जाएंगे। जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसका इलाज क्या है, एंटीबायोटिक्स। तो कफ सिरप तो देंगे कि नहीं देंगे हम बाद में सोचेंगे, पर एंटीबायोटिक देना वहाँ मस्ट है। स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग बहुत दिन करेगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ब्रोंकेक्टेसिस हो जाएगा, तो वहाँ पर कफ सिरप देने से कुछ नहीं होगा। क्या करना होगा, उसको सिजेशन, स्मोकिंग बंद करना होगा। पॉल्यूटेंट है कोई तो उसको हटाना होगा, वैसे माहौल को ख़त्म करना होगा। बहुत ज़्यादा कफ है तो ड्रेनेज कराना होता, पोस्चरल ड्रेनेज होता है। टीबी है तो टीबी का ड्रग देंगे, दम्मा है तो दम्मा का ड्रग देंगे। ठीक है, इस्नोफिलिया है तो उसका ड्रग देंगे। पोस्ट नाजल ड्रिप, पोस्ट नाजल ड्रिप क्या होता है, जब हम मुंह खोल के टॉर्च दे के देखते हैं तो पोस्टीरियर फेरिंजियल वाल पर फ्लूइड ड्रिप करते रहता है, वो ड्रिप के तरह बूंद बूंद, वो क्या है, वो स्पुटम बन रहा है, सिक्रीशन हो रहा है इन्फेक्शन के चलते, तो वो वही ड्रिप दिख रहा है। तो पोस्ट नाजल ड्रिप दिख रहा है बिकॉज ऑफ साइनसाइटिस या एलर्जी, तो उससे रिलेटेड उसका ड्रग दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे सीधे कफ सिरप देने से कुछ नहीं होगा। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स भी बता दिए कि वहाँ पे फूड का रिफ्लक्स हो रहा है तो उसको हम टारगेट करेंगे तब होगा, वरना कफ सिरप दे के कफ हम यहाँ नहीं लो सकते। कोई ब्लड प्रेशर, ये कॉमन चीज़ है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको एसी इनहिबिटर चल रहा है बीपी के लिए, इसका साइड इफ़ेक्ट है कफ होता है, वो उसको हम बार बार कफ सिरप देंगे लेकिन ये वो तो ठीक नहीं होगा। तो उसको हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में हमें मिलेगा कि वो एसी इनहिबिटर्स पे, तो उसके बीपी के और भी दूसरे ग्रुप हैं ड्रग के, उस ग्रुप को सब्सटीट्यूट करेंगे, लोसार्टन या और कोई दूसरा ग्रुप का ड्रग दे के देखेंगे। वायरल इन्फेक्शन के बाद कफ होता है, यूजुअली ड्राई कफ होता है, तो वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इतना ड्रग, ऐसे ही एक फ़ोटो मैंने दे दिया है कि इसमें से क्या हम चुनें, कैसे डिसाइड करें कि क्या खरीद के पी लें तो ठीक हो जाएगा, ये हमको सोचना होगा। अभी पढ़ के हमको क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में अब आएँ, तो कफ हो रहा है हमको मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम के चलते, इसका ऑर्डर जाता है रिसेप्टर के थ्रू ब्रेन में, है ना, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटरीज वैगस का न्यूक्लियस है, और इसके बाद वहाँ से ऑर्डर जब आएगा वापस तो कफ होगा। कैसे कफ हो रहा है, कैसे नर्व से ऑर्डर आ रहा है, कैसे इंस्पिरेशन कंप्रेशन, इसके बाद कफ हो रहा है हम लोग देख लिए। ठीक है, तो हमारा अब टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कफ को रोकना। डिजीज़ जो है वो डिजीज़ को हम देख लिए, उन डिजीज़ के चलते है तो उसको हम टारगेट करेंगे, लेकिन कफ भी हो रहा है तो उसको हमको रोकना है। अब रोकने में हम दो मेन चीज़ को देख लें कि ड्राई कफ है कि वेट कफ है। ठीक है, ड्राई कफ है कि वेट कफ है। ड्राई कफ है तो सिर्फ कफ को कंट्रोल करना होगा हमको, लेकिन अगर वेट कफ है तो सिर्फ कफ कंट्रोल करने से तो होगा नहीं, स्पुटम भी बन रहा है, वो स्पुटम सही से निकल जाए ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि अगर हम कफ सिरप सप्रेसेंट दे दें उसको और उसका कफ बंद हो जाए और जो स्पुटम बन रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, वो कफ के थ्रू बाहर नहीं आके भीतर ही रहने लगे, तो वो तो लेनी के देनी हो जाएगा।
तो इसलिए हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो कफ यूजुअली कफ सिरप हम कब देंगे? ड्राई कफ में देंगे, ड्राई कफ में देंगे। और या जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है या किसी को ड्राई कफ हो रहा है, प्रोडक्टिव कफ ही हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है, और कफ से उसको इतना दिक्कत है कि वो रात को सो नहीं पा रहा है, या उसका हर्निया का, पाइल्स का, ऑकुलर सर्जरी, कार्डियक सर्जरी हुआ है, स्टिच पड़ा है और उसको ज़्यादा खांसी होगा तो स्टिच बस्ट कर जाएगा, तो वहाँ उसको कफ एकदम नहीं है फिर भी कफ सिरप देंगे उसको कि गलती से भी कफ ना हो जाए, ठीक है। और अगर प्रोडक्टिव कफ है तब फिर एक काम हम और कर सकते हैं कि जो स्पुटम बन रहा है वो आसानी से निकल जाए, ऐसा कोई दवाई दें। तो ऐसे दवाई में को क्या कहते हैं? ऐसे दवाई के ग्रुप में आता है एस्पेक्टोरेंट, जिसमें ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हांसर और म्यूकोलाइटिक। एस्पेक्टोरेंट को म्यूकोकाइनेटिक्स, म्यूको माने म्यूकस, स्पुटम खखार बलगम, काइनेटिक उसके मूवमेंट को तेज करे, निकलने में आसान करे, ठीक है। तो म्यूकोकाइनेटिक तो वो वेट में हमको देना होगा ताकि स्पुटम भी निकले। कफ को हमको कितना सप्रेस करना है वो हमको सोचना होगा। आज़मा का मेन कारण क्या होता है? आज़मा का मेन कारण होता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो उसमें हमको कफ भी हो सकता है, ठीक है, कफ होता है। तो वहाँ पे हमको कफ सिरप नहीं दे के क्या देने से आराम हो जाएगा? ब्रोंकोडायलेट, बीटा 2 सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट देने से आराम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म समझ के अब हम लोग ड्रग प्रॉपर पे आ जाते हैं। अच्छा, ये देखिए स्पुटम है जो बलगम निकलता है। कलर देखिए, अलग अलग कलर, हम कलर से भी बीमारी पकड़ सकते हैं। ब्लड टिल्स है ना, ट्यूबरकुलोसिस में आता है ब्लड टिल्स, फ्रैंक ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। या फिर वाइट फ्रोदी आ रहा है तो क्या है? एलर्जी के कारण से आ रहा है, रस्टी आ रहा है तो इन्फेक्शन के चलते। ग्रीनिश है ना, ये सब जो कलर है ये सब किसके चलते हैं? इन्फेक्शन के चलते, निमोनिया हो गया हो, इन सब चलते। तो कलर से भी हम बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं। अब हम इसके ड्रग्स पे आ जाते हैं। ये फोटो थोड़ा डायग्रामेटिक है, देख सकते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कफ का? एडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए। बच्चे में कफ कॉमन होता है तो इसलिए याद रखिए थोड़ा सा एक वीक ज़्यादा है। एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक का क्या मतलब होता है? तुरंत कुछ दिन के लिए तो एक्यूट, ज़्यादा दिन के लिए तो सब एक्यूट, बहुत दिन से है तो क्रोनिक। तो एक्यूट कफ यानी अभी पहली बार हुआ है, कोई नए कारण से हुआ है, बहुत दिन से नहीं है तो उसको बोलेंगे 3 वीक्स। सब एक्यूट में 3 to 8 वीक, 8 वीक से ज़्यादा हो गया तो क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ का एक बहुत कॉमन कारण इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये सब हम लोग उधर पढ़ ही लिए, क्या क्या कारण कफ होगा। लंग के ही सब कारण होंगे, लंग ब्रोंकिक्टेसिस है, लंग कैंसर है, फॉरेन बॉडी चला गया है, हैबिचुअल साइकोजेनिक, किसी को कुछ नहीं है पर साइकोजेनिक है, उसको आदत है रह रह के थोड़ा थोड़ा देर में करने की, तो वो साइकोजेनिक हो गया, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद, ड्रग के बाद, ये सब हम लोग देख लिए। ये ड्रग है, ठीक है। ड्रग के पहले थोड़ा ये देखिए, ये क्या है? ये लिकोराइस प्लांट है। ये इसलिए बता रहे हैं कि आयुर्वेद से ही एलोपैथ निकल के आता है, ये बताने के लिए मैंने दी, वो भी बताते हैं आगे। अब हम ड्रग प्रॉपर पे आ जाते हैं कि कफ हो रहा है। कफ क्यों हो रहा है? क्योंकि कीमो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर जो कफ के हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो स्टूमुलेट हो रहे हैं, उसके चलते हो रहा है। अब हमको डिसाइड करना है कि कफ रोकना है कि नहीं रोकना है, ड्राई है कि वेट है, विथ डिजीज़ है कि विदाउट डिजीज़ है, या डिजीज़ कोई फॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फेरिंजियल डेमोलिसेंट
ड्रग्स हैं। फेरिंजियल डेमोलिसेंट एक ग्रुप हुआ, दूसरा एक्सपेक्टोरेंट हुआ, तीसरा एंटीट्यूसिव हुआ, चौथा एडजुवेंट। एडजुवेंट का मतलब ही क्या होता है कि अलग से जोड़ दिया गया, मेजर में ये नहीं हुआ। तो मेजर ग्रुप में भी दो अगर एकदम हम चाहें तो क्या है, एंटीट्यूसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट। फेरिंजियल डेमोलिसेंट किसको बोलते हैं? अभी हम बताए कि रिसेप्टर्स होते हैं और रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से कब होता है, ब्रेन में सिग्नल जाता है। तो अगर हम उस सिग्नल को नहीं जाने दें, है ना, उस सिग्नल को हम रोक लें, यहाँ से जो सिग्नल ब्रेन को जाएगा वो सिग्नल को हम नहीं जाने। ये देखिए थ्रोट है, ये लेरिंग्स है ना, ये एयरवे है, ये ओसोफेगस है, ये ओरल कैविटी से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सिग्नल हम नहीं जाने दें ऊपर, तो हो सकता है तो थ्रोट में, थ्रोट के एरिया में जो भी रिसेप्टर हैं कफ के, अगर उससे हम सिग्नल, सिर्फ हल्का खांसी हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो, चुनचुनाहट गले में पड़ते हैं, गले में खिंच खिंच क्या करूं, तो वो लॉजेंसेस कहलाता है, ठीक है। लॉजेंसेस, स्ट्रेप्सिल्स, विक्स जो आता है ये, यानी कि थ्रोट का हल्का इरिटेशन है या इन्फ्लेम्ड है, तो उस पर क्या होगा, जो ड्रग देना है डिजीज़ के अकॉर्डिंग तो देना है, और हम लॉजेंसेस दे के या ग्लिसरीन दे के या फिर लिकोराइस, मुलेठी, है ना, मुलेठी आयुर्वेद में पूरा चलता है, काम भी करता है। तो ये सब देकर हम क्या करेंगे कि जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम के ऊपर एक कोट बना दिए, उसकी एक्साइटेबिलिटी को लो कर दिए, वहाँ पे जो नर्व एंडिंग है उसका एक्साइटेशन आसानी से नहीं हो रहा है, कफ रिसेप्टर आसानी से स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर एक कोटिंग आ गई, कोटिंग आ गई है तो वो नहीं स्टिमुलेट होगा, कफ नहीं होगा तो आराम होगा। तो इसको कैसे खाया जाता है, इसको चूस के खाया जाता है, ताकि उससे लिक्विड निकल रहा है वो आपके ओरल कैविटी और विसिनिटी में एक कोट बना दे जिससे आपको आराम हो, ठीक है। ग्लिसरीन कोई भी देखे होंगे, यूज किए होंगे, स्लिपरी होता है, वो भी जाके वहाँ कोट बना सकता है। सिरप्स हैं, है ना, सॉल्यूशन एंड सिरप, क्या सॉल्यूशन होता है, अगर एकदम घुला हुआ है तो उसको सिरप बोलते हैं। शुगर से बनता है यूजुअली, किसी के सिरप में वो देंगे तो वो भी जाकर किसी सिरप में ड्रग सिरप बना के उसमें कोई भी ड्रग डाल देते हैं तो वो भी जाके वहाँ स्मूथनिंग करेगा। तो फेरिंजियल डेमोलिसेंट का काम सिर्फ हो गया, हल्का फुल्का इरिटेशन अगर है थ्रोट का तो उसमें वो काम करेगा। एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीट्यूसिव। एक्सपेक्टोरेंट का काम हो गया कि जो स्पुटम बन रहा है उसको हम बाहर निकाल देंगे, कैसे, पतला करके। तो इसमें हम दो उपाय लगा सकते हैं। एक, कहीं भी कोई भी चीज़ सूख गया है तो उसको हम लूज करने के लिए क्या करते हैं, उसमें थोड़ा पानी दे देते हैं। तो पहला जो सेक्शन है सिक्रीशन इनहांसर, हम रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में सिक्रीशन बढ़ाने का उपाय कर दें ताकि वहाँ पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, स्पुटम है, सिक्रीशन है, वो लूज हो जाए। इसके बाद जब खांसी आए तो वो आराम से बाहर निकल जाए। तो पोटासियम साइट्रेट, पोटासियम आयोडेट, ये सब क्या है, सॉल्ट है। पोटासियम साइट्रेट का सॉल्ट एक्शन होता है। नीमक, सब्जी बनाता है कोई भी, नीमक दिया तो सब्जी पानी छोड़ देता है, तो अगर एपिथेलियम पे ये जाकर जमा हो रहा है तो वहाँ पर पानी थोड़ा रिलीज होगा, तो जो भी हार्ड स्पुटम या सिक्रीशन है वो लूज होके निकल जाए। पोटासियम आयोडीन ये ब्रोंकियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ब्रोंकियल ग्लैंड से सिक्रीट होके वही काम करेगा, वहाँ पे सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराएगा। ग्वेनाफिनेसिन है, टोलुबाल्सम, वसाका, ये सब भी ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री से जाके सिक्रीट होगा, है ना, ये प्लांट से आता है ये सब, और ये क्या करेगा फिर सिक्रीट होके वहाँ पे सिक्रीशन बढ़ाएगा। सिक्रीशन बढ़ाएगा तो वहाँ पे जो भी चीज़ है वो लूज हो जाएगा, निकल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड नॉसिएटिंग होता है, नौसिया, वोमिट होने के पहले हम लोग क्या फील करते हैं, मुंह में पानी आने लगता है ना, सिक्रीशन बढ़ने लगता है, तो नॉसिएटिंग टेंडेंसी रहता है, इसके चलते ये कराता है।
तो जब सिक्रीशन बढ़ाना है तो हमारे लिए ये सब है, बढ़ा के उसको लूज किए। दूसरा म्यूकोलाइटिक्स, म्यूकस को लाइसिस करवाते हैं, ठीक है। तो ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, 4 ड्रग है। ब्रोमोहेक्सिन का ही मेटाबोलाइट है एम्ब्रोक्सल, दोनों लगभग एक ही चीज़ है। ये सब विशाखा से ही एक्सट्रैक्टेड है। तो इसका क्या काम है, ब्रोमोहेक्सिन का क्या काम है कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है, लॉन्ग चेन है, उसके चेन को ब्रेक कर। तो जो स्पुटम ठीक है उसका चेन ब्रेक हो रहा है तो वो लूज हो जाएगा। तो ये काम हो गया ब्रोमोहेक्सिन का। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, राइनोरिया हो सकता है, सिक्रीशन भी बढ़ाता है तो उसके चलते राइनोरिया। एम्ब्रोक्सोल भी इसका मेटाबोलाइट में, तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही ड्रग हुआ, यही दिमाग में रखना। BM करके जितने ड्रग आते हैं, ब्रोमोहेक्सिन है ना, एस्पेक्टोरेंट हेडिंग से ही बहुत सा ड्रग आता है, ठीक है। एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन क्या है, कार्बोसिस्टीन और एसिटाइलसिस्टीन, इसको भी हम लोग देते हैं। ये म्यूकोप्रोटीन का डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, वही काम लूज करेगा, जो विस्कस है लेस विसिड बनाएगा एंड सिक्रीशन करवाएगा। तो एसिटाइलसिस्टीन के साथ ड्रॉबैक क्या है कि इसको इंट्रानाजल देना पड़ता है, तो इंट्रानाजल देना पड़ता है तो थोड़ा टफ है। तो कार्बोसिस्टीन भी सेम काम करता है लेकिन ये ओरल दे सकते हैं, तो इसलिए ये बेटर हो गया। तो एस्पेक्टोरेंट में हम सिक्रीशन